नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। ओलावृष्टि और बारिश से फसल नुकसान के कारण परेशानी झेल रहे हरियाणा के किसानों को मिलने वाली है राहत। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए काम शुरू करने के दिए निर्देश। राजधानी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए फिर से कवायद शुरू। प्रदूषण के 24 नए हॉटस्पॉट किए गए चिन्हित। 13 स्थान पहले प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में हैं घोषित। और अगले 5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्से में लू का प्रकोप रहेगा जारी। बुधवार से इसका दायरा और बढ़ने की संभावना। मौसम विभाग ने भीतरी कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ने की जताई आशंका। मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। ओलावृष्टि और बारिश से हुए फसल नुकसान के कारण परेशानी झेल रहे हरियाणा के किसानों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा देने के लिए काम शुरू करने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को फसल नुकसान का आकलन करने के लिए गिरदावरी करने के निर्देश दिए हैं। अभी राज्य में गेहूं सहित अन्य रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का काम चल रहा है। ये फसलें मंडियों में बिकने के लिए रखी हुई हैं। इसके अलावा कई किसान अभी फसलों की कटाई भी कर रहे हैं या कटाई के बाद खेत में सुखा रहे हैं। इस बीच कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर ओलावृष्टि और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शनिवार को करनाल के इंद्री में ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जायजा लिया। इंद्री का जायजा लेने के बाद मुख्यमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि सभी अधिकारियों और पटवारियों को फसलों का जायजा लेने और जो भी नुकसान हुआ है उसकी तुरंत गिरदावरी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके। हरियाणा मुख्य सचिव TVSN प्रसाद ने रबी फसल की खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्तों को निर्देश दिए कि ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों का जल्द से जल्द सर्वे किया जाए ताकि किसानों को समय पर खराब फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके। खेती की लागत कम करने के लिए सरकार द्वारा देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि रासायनिक खादों के उपयोग से जहां खेती की लागत बढ़ती है तो वहीं इसके अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे कम होती है। वहीं यदि अगर बात की जाए गोबर खाद की, जिसे फार्म यार्ड मैन्योर भी कहा जाता है, तो ये पशुओं के गोबर, मूत्र, छोड़ा हुआ तूड़ा आदि के सही गलने और सड़ने से बनती है, यानी कि बिना किसी खर्च के तैयार हो जाती है। गोबर खाद सस्ती होने के साथ साथ मिट्टी के सभी प्रकार के मुख्य पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के साथ ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, मैग्नीज, कॉपर और जिंक जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, वह सभी उपलब्ध कराती है। इतना ही नहीं, गोबर खाद मिट्टी की जल धारण क्षमता को भी बढ़ाती है। किसानों को तैयार गोबर खाद को तुड़ाई से 3 से 4 हफ्ते पहले खेत में डालना चाहिए। शेष खाद जो बच जाती है उसे बुआई के तुरंत पहले खेत में डालना चाहिए। सामान्यतः 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद डाली जाती है। चारा फसलों और सब्जियों में 20 टन प्रति हेक्टेयर से ज्यादा खाद की जरूरत होती है। आलू, टमाटर, शकरकंद, गाजर, मूली, प्याज आदि फसलों में गोबर की खाद डालने से पैदावार बढ़ती है। वहीं गन्ना, धान, नेपियर घास और बागवानी के फलदार पौधों जैसे संतरा, केला, आम, नारियल आदि में गोबर खाद बहुत अधिक फायदेमंद है।
गोबर की खाद से नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तुरंत तो नहीं मिलते, पर इससे 30% नाइट्रोजन, 60 से 70% फास्फोरस और 70% पोटेशियम पहली फसल को मिल जाते हैं। इसके साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति में धीरे धीरे सुधार होता है, जिससे रासायनिक खादों की आवश्यकता कम पड़ती है और खेती के खर्चे में भी कमी आती है। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बावजूद अप्रैल में पामोलिन का आयात बढ़ने की संभावना तथा मांग कमजोर होने से देश के तेल तिलहन बाजारों में कच्चा पाम तेल एवं पामोलिन तथा बिनौला तेल के दाम में गिरावट देखी गई। दूसरी ओर सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल तिलहन के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। जारों में पामोलिन के सोयाबीन निगम तेल से महंगा होने के कारण पहले 4.5 लाख टन सीपीओ एवं पामोलिन का आयात हो रहा था, लेकिन अब इन तेलों के दाम सोयाबीन से सस्ता होने के बाद इनका आयात अप्रैल में बढ़कर करीब 7 लाख टन होने की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे टनल फार्मिंग की। टनल फार्मिंग तकनीक को आज दुनिया भर में कई किसान अपना रहे हैं। कृषि जगत में ये क्रांति से कम नहीं है। टनल फार्मिंग में प्लास्टिक से बने ढांचे के अंदर नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाया जाता है। इससे फसलों को नुकसान के आसार बेहद कम होते हैं। इस तकनीक से सब्जियों और फलों की खेती करके किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा माना जाता है। टनल फार्मिंग कई तरह के फल, सब्जियों और फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है। टनल फार्मिंग मौसम में आए अचानक परिवर्तन से पौधों को सुरक्षित भी रखता है। इस कृषि तकनीक का उपयोग सब्जियों, फूलों, फलों और जड़ी बूटियों सहित विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने के लिए किया जाता है। ये किसानों को खराब मौसम के बावजूद फसल उगाने की सुविधा प्रदान करता है। टनल फार्मिंग एक कृषि प्रणाली है जिसमें पौधों को सुरक्षित और नियंत्रित आवास में उगाया जाता है। टनल फार्मिंग को आमतौर पर सर्दियों के मौसम के लिए बेहतरीन माना जाता है। बता दें कि किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए कम से कम 10 डिग्री तापमान चाहिए होता है। इस तरह की खेती में दिन के समय जब सूर्य की रोशनी प्लास्टिक पर पड़ती है तो टनल के अंदर का तापमान करीब 10 से 12 डिग्री तक बढ़ जाता है। इस वजह से इस तकनीक में सब्जियों का सर्दियों में भी सफलतापूर्वक उगाई की जा सकती है। राजधानी दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए फिर से कवायद शुरू हो गई है। इसी कड़ी में प्रदूषण के 24 नए हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए हैं। 13 स्थान पहले ही प्रदूषण के हॉटस्पॉट के रूप में घोषित हैं। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल दिल्ली के कुल 37 ऐसे इलाकों की पहचान की गई है जहां प्रदूषण स्तर आमतौर पर ज्यादा रहता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की ओर से तैयार रिपोर्ट में प्रदूषण स्रोत की जानकारी बिंदुवार एकत्रित की गई है। इसके लिए जिम्मेदार विभागों की सूची भी तैयार की गई है। स्थानीय स्तर पर तैयार की जाने वाली इस तरह की कार्य योजना प्रदूषण की रोकथाम के लिए कारगर साबित हो सकती है। दिल्ली में बढ़ रहे पॉल्यूशन के 5 मुख्य कारण: निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय न होना, वाहनों की बड़ी संख्या, जाम में वाहनों का रेंग रेंग कर चलना, कचरे के ढेर में लगने वाली आग, टूटी सड़कों, फुटपाथ की धूल, भवनों का मलबा बाहर डालना और उससे उठने वाली धूल हैं। और इस बीच मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक देश के पूर्वी हिस्से में लू का प्रकोप जारी रहेगा। बुधवार से इसका दायरा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में भी लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने भीतरी कर्नाटक, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भी तेज गर्मी पड़ने की आशंका जताई है। ओडिशा, रायलसीमा, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड, विदर्भ, छत्तीसगढ़, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में तेज और अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में हल्की से मध्यम वर्षा होने का अनुमान है। आजकल की अनियंत्रित जीवन शैली के कारण स्वास्थ्य के लिए कई खतरे बढ़ गए हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी संभावना पुरुषों में अधिक होती है और कुछ केवल पुरुषों के स्वास्थ्य को ही प्रभावित करती हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी बीमारियों से पुरुष को बचाव करना है और क्या करने से ये संभव हो सकता है। पुरुषों का स्वास्थ्य एक अहम विषय है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका खतरा पुरुषों में अधिक होता है और कुछ बीमारियां केवल पुरुषों को ही प्रभावित करती हैं। पुरुषों के शरीर और स्वास्थ्य में समय समय पर कई परिवर्तन होते हैं।
पुरुषों के शरीर के अंगों का विकास और शरीर में बनने वाले कुछ हार्मोन महिलाओं से अलग होते हैं। ऐसे में पुरुषों की कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी महिलाओं से अलग होती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पुरुषों के शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। ऐसे में उन्हें स्वीकारना कई मामलों में सरल नहीं होता। पुरुष जो भाई हैं वो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं। स्मोकिंग की वजह से डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं। कैंसर्स हो सकते हैं, लंग डिजीज़ हो सकता है, हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ऐसे ही अल्कोहल पीने से भी कैंसर्स हो सकते हैं और लीवर ख़राब हो सकता है और हार्ट डिजीज़ में भी ये नुकसान करता है। हमारी जीवन शैली भी हम देखते हैं पुरुषों में कि वो हमेशा काम में इतने बिजी रहते हैं, अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, प्रिजर्व फूड ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं जिसमें फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स हैं और फ्रूट्स हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर हम बात करते हैं, तो प्रोस्टेट कैंसर में अगर किसी की फैमिली में फादर को या ब्रदर को कैंसर हुआ है तो फैमिली में कैंसर होने के चांसेस 8 से 9 गुना बढ़ जाते हैं। कुछ कारक पुरुषों के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हार्मोन परिवर्तन, अनियंत्रित जीवन शैली, असंतुलित आहार, शारीरिक श्रम में कमी, तनाव, अधिक वजन या मोटापा, शराब का सेवन और नशे की लत। इन सभी का प्रभाव पुरुषों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। पुरुषों के लिए अपनी स्वास्थ्य की सही देखभाल करना आवश्यक है। साथ ही स्वस्थ जीवन शैली भी अपनाना जरूरी है, जिससे बीमारियों का खतरा कम हो और स्वास्थ्य बेहतर बना रहे। अधिकतर बीमारियां ऐसी हैं जिनसे बचाव संभव हो सकता है और कुछ रोग ऐसे हैं जिनकी जल्द पहचान और सही इलाज से उनको ठीक किया जा सकता है। आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करिए। कम से कम आधा घंटा आपको व्यायाम करना है, चाहे आप रन करें, एक्सरसाइज करें, किसी तरह का योगा भी कर सकते हैं, आधा घंटा रोज। नंबर 2, पानी ज़्यादा पीना है। पानी ज़्यादा पीने के बड़े फ़ायदे रहते हैं। आपको इन्फेक्शन कम होता है, स्टोन कम बनता है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है और हृदय रोग होने के चांस कम रहते हैं। तीसरा है कि आपको अल्कोहल और स्मोकिंग को बिल्कुल छोड़ देना है। चौथी बात है कि खान पान, जो मैंने बात की कि आपको फ्रेश, जो सीजनल फ्रेश फूड आता है वो खाना है, प्रिजर्व फूड कम खाना है और जंक फूड कम खाना है। एंड जो तनाव की हम बात करते हैं वो कम करने के लिए आपको अपने फैमिली मेम्बर से अपनी बातों को शेयर करना है। अगर आपकी फैमिली में प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है, किडनी कैंसर की हिस्ट्री, तो बेटर है कि जो हम एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल की बात करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए 40 साल के बाद आपको साल में एक बार PSA ब्लड टेस्ट होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, और एक फिंगर एग्जामिनेशन करते हैं, डिसमेटल एग्जामिनेशन। उससे देखते हैं कि हार्ड नोडुल तो प्रोस्टेट में नहीं है, वो कर लेना चाहिए। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। स्वास्थ्य की सही देखभाल बीमारियों से बचाव में सहायक है। साथ ही पुरुषों के लिए बेहतर स्वस्थ जीवन जीने का प्रभावशाली विकल्प है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज। भारतीय अर्थव्यवस्था का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको देखते हुए देश दुनिया की ज्यादातर रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट के अपने अनुमान में बदलाव करते हुए उसे बढ़ाया है। अब रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC के सदस्य शशांक भिडे का कहना है कि अनुकूल मानसून, उच्च कृषि उत्पादकता और बेहतर वैश्विक व्यापार की बदौलत भारत मौजूदा वित्तीय वर्ष और उसके बाद भी 7% ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से ग्रोथ रेट करीब 8% रहने का अनुमान है। भिडे ने कहा कि वैश्विक मांग में सुधार की रफ्तार काफी सुस्त है, साथ ही सप्लाई चेन के साथ भी दिक्कत है। अगर मौजूदा भू राजनीतिक तनाव जल्द खत्म नहीं हुआ तो इससे डिमांड सप्लाई का समीकरण बिगड़ेगा और कीमतें बढ़ने का जोखिम भी रहेगा। कई बार बाढ़ या सूखे जैसी कुदरती आपदाओं से भी कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। हमें इनका प्रभाव कम करने की तैयारी भी करनी होगी। पिछले दिनों IMF ने घरेलू मांग की स्थिति और बढ़ती कामकाजी उम्र की आबादी का हवाला देते हुए वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP ग्रोथ के अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। इसके अलावा एशियाई विकास बैंक ADB ने भी लागू वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7% कर दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं मंडी भाव पर।
इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। भाव की बात करें तो सोमवार को देश की ज्यादातर मंडियों में बाजरे के सौदों में कोई बदलाव नहीं आया। वहीं कुछ मंडियों में भाव में गिरावट दर्ज हुई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2,200 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव 2,200 रुपए पर टिके रहे। कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहां दोनों दिन यानी 20 और 22 अप्रैल को बाजरे की खरीद बिना किसी फेरबदल के 2,400 रुपए पर हुई। राजस्थान की जयपुर मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2,250 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 134 रुपए गिरकर 2,116 रुपए पर आ गया। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 22 अप्रैल को बाजरे का भाव 5 रुपए टूटकर 2,115 रुपए से 2,110 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की फतेहाबाद मंडी में 20 अप्रैल को बाजरे का भाव रहा 2,500 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को भी 2,500 रुपए पर टिका रहा। बाजरे की पैदावार पर नजर डालें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल बाजरे की पैदावार 95.31 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल बाजरे की पैदावार 114.31 लाख टन रही थी। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। सोमवार को देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब के सौदों में मिला जुला रुख रहा, वहीं कुछ में भाव स्थिर रहे। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। एग मार्केट के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 13,500 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 500 रुपए टूटकर 13,500 रुपए से 13,000 रुपए पर आ गया। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 9,000 रुपए। 22 अप्रैल को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 9,000 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की श्री गंगानगर मंडी में सेब की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहां 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 6,000 रुपए, जो कि 22 अप्रैल को 1,000 रुपए लुढ़क कर 5,000 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 20 अप्रैल को सेब का भाव रहा 8,400 रुपए। 22 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 8,450 रुपए पर हुए। बात ताजा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था।
और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की कटाई कर सकते हैं, साथ ही काबुली चने की कटाई करें। यहाँ सरसों की कटाई कर सकते हैं। अभी मूंग की बुआई करते रहें, वहीं गन्ने की बुआई कर लें। मध्य प्रदेश में बैंगन की खेती के लिए नर्सरी तैयार करें। यहीं टमाटर की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर लें। टमाटर के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। किसान मेथी की कटाई करें। इस समय फूल गोभी और पत्ता गोभी की कटाई करते रहें। पत्ता गोभी और फूल गोभी के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। वहां लाल मिर्च की खेती के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में गेहूं की कटाई कर लें। किसान काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। यहाँ सरसों की कटाई करने का समय उपयुक्त है। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। इसी तरह मूंग की बुआई भी कर लें। छत्तीसगढ़ में तिल की बुआई करें। अभी धान में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। किसान गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई कर लें। छत्तीसगढ़ में मूंगफली की कटाई कर सकते हैं। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। बाजार में आपको छिलकेदार मूंग भी बिकती मिल जाएगी और बिना छिलके वाली भी। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 pH मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। और आइए अब जानते हैं कुछ और खबरें खास खबर में। राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश किया गया है, कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टोंक में कहा कि एकता ही राजस्थान की सबसे बड़ी पूंजी है। जब जब हम बटे हैं तब तब देश के दुश्मनों ने फायदा उठाया है। अब भी राजस्थान और यहाँ के लोगों को बांटने की पूरी कोशिश हो रही है। इससे राजस्थान को सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि कांग्रेस को पता है कि वह मोदी जी के सामने विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकती। अमित शाह ने कहा कि ना कांग्रेस सत्ता में आने वाली है और ना ही कार रद्द होने वाला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार गरीबों के लिए बैंक खाते खोलती है। कांग्रेस ने कभी इसकी चिंता नहीं की क्योंकि उन्हें केवल वोट बैंक और एक राजवंश के बैंक खातों की परवाह थी। केरल ऐसे असंबद्ध तत्व को हरा दी।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने राहुल गांधी को धमकी दी। उसके बाद उन्होंने वायनाड से कांग्रेस के झंडे निकाल दिए। दरअसल IUML केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व PM मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने देश और मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटने को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में चुनावी शगनात कर रही है। चौथे चरण के चुनाव के लिए झारखंड में नामांकन पत्र दाखिल करने का काम तेज हो गया है। आज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा खूंटी लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व नेता संजय निरुपमन ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही फूट डालो और राज करो में भरोसा रखती है। पूर्व कांग्रेस नेता ने पार्टी पर देश को 2 भागों में बांटने का भी आरोप लगाया। विपक्षी गठबंधन से जुड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के एक बयान से इंडी गठबंधन के आत्मविश्वास पर सवाल उठने लगे हैं। बिहार के पूर्णिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव पर निशाना साधने की कड़ी में कह डाला कि जनता दोनों गठबंधन में से किसी एक को वोट करे। पतंजलि की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि उन्होंने 67 अखबारों में माफीनामा छापा है। कोर्ट ने इस बात पर आपत्ति जताई कि हलफनामा सुनवाई से बस एक दिन पहले दाखिल किया गया, जिसके चलते जज इसे पढ़ नहीं सके। रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान रेल यात्रियों की सुविधा के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इसके तहत अतिरिक्त रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 1 से 21 अप्रैल के बीच 41 करोड़ से अधिक लोगों ने रेल से यात्रा की। चैत्र मास की पूर्णिमा के अवसर पर अयोध्या में लोगों ने सुबह सुबह सरयू नदी में स्नान किया, जिसके बाद उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना भी की। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।